हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में कर रहे थे। इसके हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 4th पार्ट करेंगे। 4th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं हाइड्रोलॉजी के बारे में। हाइड्रोलॉजी क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोलॉजी के बारे में बात करें तो हाइड्रोलॉजी जो है ये ऐसी ब्रांच रहती है, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं जो भी वाटर की मूवमेंट है या फिर वाटर की डेवलपमेंट है या फिर वाटर रिसोर्स की जो मैनेजमेंट है, मतलब जो भी वाटर के बारे में जो भी चीजें हैं उसके बारे में ये डील करती है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या-क्या चीजें आती हैं वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो आपके एग्जामिनेशन आप पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प करेंगे, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे है एक ब्रॉड साइंस है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। इसमें हम काफी सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं और काफी सारी साइंसेस को हम यूज करते हैं, ठीक है। और सारी चीजों को इकट्ठा करके हम क्या करते हैं, जो भी मोमेंट है वाटर की उसको क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है। जो भी मोमेंट है वाटर की उसको क्वांटिफाई करते हैं कि जो वाटर की मोमेंट है कितनी मोमेंट हो रही है, उसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है। वो सारी चीजें हम देखते हैं हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हाइड्रोलॉजी की तो ये एक फंडामेंटल टूल्स हमारे पास हाइड्रोलॉजी के हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास मैथमेटिक्स है जो हाइड्रोलॉजी में यूज होता है, फिजिक्स हमारे पास यूज होती है, इंजीनियरिंग हमारे पास यूज होती है, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है हाइड्रोलॉजी में हमें हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हम जो भी वाटर की मूवमेंट है या फिर वाटर की डेवलपमेंट है, वाटर की मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अगर हम हाइड्रोलॉजी को फिर से डिफाइन करें तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, ठीक है। तो ये एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वाटर रिसोर्सेस है उनको डेवलप करते हैं और जो भी वाटर रिसोर्सेस है उनको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। वो कैसे करते हैं, इनमें क्या क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको हाइड्रोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा कि जिसमें हम वाटर की स्टडी करते हैं, वाटर की मूवमेंट की, वाटर की डेवलपमेंट की, वाटर की मैनेजमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ठीक है। तो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम जिसमें जो इरिगेशन का सिलेबस होगा उसमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के टॉपिक से एक न एक पॉइंट आता है, एक या दो पॉइंट आता ही है। या फिर आपके कोई भी टेक्निकल एग्जाम आप दे रहे हैं, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग है, तो इसमें हाइड्रोलॉजिक साइकिल से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सिंपली जो वाटर साइकिल इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वाटर जो है कैसे मूव करता है, कहाँ कहाँ पे जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम साइकिल की जहाँ पे बात कर लेते हैं तो उसका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता, उसको हम कहीं से भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये साइकिल है, इसमें जितने भी प्रोसेस है, मान लेते हैं साइकिल है, एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, तो इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट से हम स्टार्ट करें, ठीक है, क्योंकि साइकिल है कहीं से भी स्टार्ट कर लो। मान लेते हैं इससे स्टार्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन होता है जो भी जो बारिश वगैरह आती है या फिर जो बर्फ वगैरह आती है जमीन पे पड़ती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद ये स्नो है, ये भी प्रेसिपिटेशन है जो ऊपर से आई है, इसको हम प्रेसिपिटेशन ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पानी जो है नीचे ग्राउंड पे फ्लो करेगा, ठीक है, ये है स्ट्रीम फ्लो, ठीक है। जो स्ट्रीम फ्लो है, जो स्ट्रीम में पानी बह रहा है, इसको हम रन अप भी बोलते हैं, ठीक है। देन ये पानी जो है जो एयर के कंटेक्ट में दोबारा से आता है और इस पे हीट भी पड़ती है, टेम्परेचर पड़ता है, जिसकी वजह से ये पानी दोबारा से ऊपर चला जाता है इवेपोरेट होके, ठीक है। इवेपोरेट होके ऊपर चले जाएगा, इसके बादल वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। फिर से दोबारा से ये पानी वापस आके फिर से धरती पे आएगा, फिर से यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं, बहुत सारी एक सीक्वेंस है मेथड्स की जो यूज होती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है वर्क करता है, ठीक है। वो हम आगे देखने वाले हैं। आई होप आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि वाटर पहले जमीन पे आता है, फिर वापस जाता है, फिर जमीन पे आता है, फिर वापस जाता है, तो ये प्रोसेस चलते जाता है, ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन जो टॉपिक है ये सारे हम आगे देखेंगे।
हमारे पास जो ग्लोबल वाटर साइकिल है या फिर हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उसको हमने जो है 9 पार्ट में 9 फिजिकल प्रोसेसेस में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कितने फिजिकल प्रोसेस है? 9 फिजिकल प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो जिससे कि जो भी वाटर की एंटायर मूवमेंट है वो शो होती है। 9 फिजिकल जो प्रोसेस है उसमें पूरी एंटायर मूवमेंट शो होती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, कि ये जो है इसकी कोई भी बिगिनिंग नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है उसकी कोई भी स्टार्टिंग नहीं है और कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसको हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जो इसके प्रोसेस मैंने बताया फिजिकल प्रोसेस जो 9 प्रोसेसेस हैं, तो 9 प्रोसेसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं देखेंगे कि ये प्रोसेस पहले होगा ये बाद में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 9 प्रोसेस है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस में हमारे पास है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं ग्राउंड पे पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, पानी पड़ के वो जैसे ही उस पे धूप वगैरह पड़ती है, विंड वगैरह पड़ती है, तो वो जो है उसके वेपर बन जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाता है, उसको ही हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, देन सेकंड है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? मान लेते हैं जो इवेपोरेशन वेपर बन के ऊपर चला गया पानी, उसका ही दोबारा वो ठंडा होकर कंडेंस होकर नीचे आएगा इन द फॉर्म ऑफ रेन या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, देन प्रेसिपिटेशन क्या हो गया? जैसे कि कंडेंसेशन हो गया, खाली उसकी रेन बन गई, उसकी स्नो बन गई। जो स्नो और रेन जो हमारे पास दोबारा से धरती पे वापस आती है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, देन इंटरसेप्शन क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है हमारे पास जो भी पानी आता है, ठीक है, जो भी पानी हमारे पास आता है वो यहाँ पे जमीन पे इंटरसेप्ट होता है। मान लेते हैं कुछ जमीन पे इंटरसेप्ट होता है, कुछ नालियों में जाता है, तो उसको हम इंटरसेप्शन बोलते हैं। देन इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है जैसे कुछ पानी है थोड़ा सा जमीन के अंदर चले जाता है, उसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। देन पर्कुलेशन किसको बोलते हैं? पर्कुलेशन हम बोलते हैं जो जमीन के अंदर से पानी चल रहा है उसको हम पर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं जो जमीन के अभी बाहर से ही पानी अंदर जाना स्टार्ट हुआ, इसको हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, देन ट्रांसपिरेशन किसको हम बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था। जैसे कि मान लेते हैं ये पेड़ हमारे पास है, ये इसकी लीव्स है। ठीक है, तो पानी जो है साइल के अंदर चला जाता है, कुछ साइल के अंदर जो भी ये इसकी जड़ें हैं वो उसको ले लेती हैं। ठीक है, रूट्स इसके ले लेते हैं, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो ये जो है बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से ये पानी फिर से लीव्स के थ्रू बाहर आ जाता है, फिर से इसकी इवेपोरेशन होती है, फिर से ये एटमॉस्फेयर में जाता है। ठीक है, देन रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है? रन ऑफ होता है जो पानी सरफेस पे फ्लो करता है। ठीक है, उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। ठीक है, देन स्टोरेज किसको बोलते हैं? स्टोरेज मतलब किसी जगह पे सिंपली वाटर को स्टोर हो जाना, जैसे कि हमारे पास सी आ गया, रिजर्वायर आ गए, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो है 9 प्रोसेस है हमारे पास जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल में यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इनका बेसिक आइडिया हो गया। जैसे ही हम इनको वन बाय वन देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इसमें हमें क्या करना और ये क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इन जो प्रोसेस जो 9 प्रोसेस है इनमें से एक ना एक प्रोसेस जो है आपको कोई भी टेक्निकल एग्जाम दे दो उसमें से एक ना एक प्रोसेस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है हमारे पास जो भी फिजिकल स्टेट है वाटर की, ठीक है, जो भी फिजिकल स्टेट है वाटर की वो चेंज हो जाती है किसकी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में। तो जो फिजिकल स्टेट है मतलब जो पानी पहले लिक्विड स्टेट में था वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे पानी चल रहा है जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, इस पे टेम्परेचर पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी ये लिक्विड के फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में से ये चेंज होके वेपर की फॉर्म में चला जाएगा, दैट मींस गैसेस की फॉर्म में चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इसको जो इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो 600 कैलोरीज एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 600 कैलोरीज ये आपने रिमेंबर कर लेना है, ये काफी सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 1 ग्राम वाटर को कैरी करने के लिए या फिर जो वेपर बनाने के लिए 600 कैलोरीज एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें रहती है। ठीक है, टिपिकली इसमें हमारे पास जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है इन द फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन। ठीक है, तो अदर भी इसमें फॉर्म रहते हैं, अदर फैक्टर भी रहते हैं जैसे एयर का टेम्परेचर, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, विंड, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसकी वजह से भी हमारे पास जो है इवेपोरेशन होती है। ठीक है,
अच्छा, तो जो भी इवेपोरेशन जो है हम बात करें अक्कर करती है रेन ड्रॉप्स में, जो भी रेन के ड्रॉप्स हैं उन पे इवेपोरेशन अक्कर करती है, फ्री वाटर सरफेसेस पे इवेपोरेशन अक्कर करती है। फ्री वाटर सरफेसेस में हमारे पास सीज आ जाती हैं, लेक्स आ जाती हैं, इनसे इवेपोरेशन अक्कर करती है। जैसे कि मान लेते हैं ये रेन का ड्रॉप है, यहाँ से भी इवेपोरेट कुछ पानी होता है, कुछ पानी नीचे ज़मीन पे आया जहाँ पे रिवर में आया तो वहाँ से भी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुछ वेजिटेशन पे जो सेटल डाउन किया, जैसे मान लेते हैं कोई फ्रूट लीव्स पे जो पानी रिटेन किया है वो भी इवेपोरेट हो जाता है, सॉइल का पानी इवेपोरेट हो जाता है, रॉक स्नो का पानी भी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जो भी एयर के कांटेक्ट में पानी आता है, जो भी चीज आती है वाटर, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जो भी इवेपोरेटेड जो मॉइस्चर है, हम बात करें इवेपोरेटेड मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में लिफ्ट हो जाता है। कैसे लिफ्ट होता है? हम बात करते हैं थ्रू वेपर्स, ठीक है। एंड ये कहाँ से आता है? ओशन से, लैंड सरफेसेस से, वाटर बॉडीज से, ठीक है। तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर वेपर ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इवापोरेशन के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रोसेस है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन क्या होता है? ठीक है, तो अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो ये भी एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने जैसे बात की थी पहले, लिक्विड से पानी वाटर में चेंज हो गया, तो इसमें पानी जो है वेपर से चेंज हो जाता है लिक्विड में। वेपर से पानी चेंज हो जाता है किसमें? लिक्विड में, ठीक है। वेपर से पानी चेंज होगा, जो भी वेपर भाप बनी होगी उससे पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस प्रोसेस को ही हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। जो भी वाटर वेपर है वो कंडेंस कर जाएगा, ठीक है, कंडेंस करेगा और स्मॉल बॉर्न पार्टिकल्स में, या फिर हम बोल सकते हैं ड्यू में, या फिर फॉग में, या फिर क्लाउड्स में, इसके ये चीजें बन जाएंगी। ये चीजें बनने के बाद वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा उसका बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट हम यहाँ पे और देख लेते हैं। द मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स दैट फॉर्म क्लाउड्स, ठीक है। तो मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स जो हैं जो क्लाउड को फॉर्म करते हैं, जो बादलों को फॉर्म करते हैं, हम देख लेते हैं। सी साल्ट आगे, एटमॉस्फेरिक आयन आगे जो लाइटनिंग से काज करते हैं, ठीक है। देन कंबशन प्रोडक्ट्स आगे जिसमें कि हमारे पास सल्फरस एंड नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास क्लाउड जो है जनरेट करते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो कंडेंसेशन जो है ब्रॉट अबाउट कूलिंग ऑफ द एयर, ठीक है। कूलिंग ऑफ द एयर और बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेपर, ठीक है। तो जो भी वेपर है वो इंक्रीज होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास कंडेंसेशन होती है उसकी, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको अगेन हमें लिक्विड में पहुंचाने के लिए 600 कैलोरीज पर ग्राम ऑफ वाटर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें भी, ठीक है। तो पहले हमने देखा था कि हमें लिक्विड से वेपर बनाना है तो 600 कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम हमें रिक्वायर्ड रहती थी। अब हमने लिक्विड वेपर से दोबारा लिक्विड में आना है तो तब भी 600 कैलोरीज हमारे पास एनर्जी जो है इसमें रिलीज होती है, ठीक है। तो आई होप आपको कंडेंसेशन के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है प्रेसिपिटेशन। अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो प्रेसिपिटेशन वही हो गया कि जो हमारे पास जो भी हमारे पास जो वेपर बने हैं, वेपर से जो पानी कंडेंस होके वापस जो नीचे आएगा वो किस फॉर्म में आता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। जैसे प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो, ठीक है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ जो भी है आपका हम बोल सकते हैं स्नो रेन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में हमारे पास आ सकता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस दैट अकर व्हेन any and all forms of water particles fall from the atmosphere। जो भी वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर से जब फॉल करते हैं और ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे कि रेन आती है एटमॉस्फेयर से ग्राउंड पे, स्नो आती है, ठीक है, स्लीट आती है, ठीक है। तो वो सारे हमारे पास प्रेसिपिटेशन हैं, ठीक है। तो इसमें दो सब प्रोसेस हैं प्रेसिपिटेशन में। अगर हम बात करें जो क्लाउड को काज करते हैं, ठीक है, दैट काज क्लाउड टू रिलीज प्रेसिपिटेशन, जो काज करते हैं क्लाउड को कि प्रेसिपिटेशन रिलीज हो जाए। एक है कोलिसेंस। कोलिसेंस प्रोसेस में क्या होता है? कोलिसेंस प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस, मतलब कोई चीज ज्वाइन हो जाना। एक है आइस क्रिस्टल प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हम आइस क्रिस्टल प्रोसेस की बात करें, ये कब अकर करता है? जब हमारे पास आइस डेवलप करती है इन ए कोल्ड क्लाउड्स में।
जब जो कोल्ड क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, ठंडे बादल होते हैं, जब उसमें कोल्ड जो आइस जो है डेवलप करती है, उसको हम बोलते हैं आइस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ही आइस जो है क्रिस्टलाइज होती है, बर्फ बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें सम ड्रॉपलेट जो है इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है, और कंडेंस कर जाते हैं, कंप्रेस कर जाते हैं ऑन द क्रिस्टल फॉर्म स्नो और आइस पैलेट। ठीक है, जिससे कि स्नो और आइस के पैलेट हमारे पास तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके के पैलेट आपको देखने को मिलते हैं, जमीन पर पड़ते हैं, जिसको हम ओले बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन के और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन की हम बात करें तो इसमें जो वाटर है वो फॉल करता है। ठीक है, वाटर जो फॉल करेगा वाटर बॉडी पे फॉल करेगा या फिर लैंड पे फॉल करेगा। ठीक है, एंड जो भी हमारे पास जो भी स्टीम चैनल्स होंगे तो वो पानी जो फॉल करेगा, कुछ पानी जो है सॉइल के अंदर चला जाएगा, कुछ जो है प्लांट जो है उसको सुखा देंगे और कुछ चले जाएगा स्ट्रीम्स में चले जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं जब हमारे पास रेनफॉल आती है, अगर रेनफॉल स्मॉल और इनफ्रीक्वेंट होगी, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन है वो दोबारा से इवेपोरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास रेन ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन कम रहेगी। ठीक है, अच्छा, कुछ हमारे पास जो पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो सरफेस स्ट्रीम्स में हमारे पास चले जाता है थ्रू रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ के थ्रू सरफेस स्ट्रीम्स में चला जाता है। तो रन ऑफ के हम बात करें सोर्सेज की, तो रन ऑफ सरफेस रन ऑफ हमारे पास होता है, सब सरफेस रन ऑफ होता है और ग्राउंड वाटर रन ऑफ होता है। ठीक है, तो ये रन ऑफ जो है बहुत इसके टाइप हैं, सोर्सेज हैं। जैसे कि सरफेस पे अगर रन ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है उसको सरफेस रन ऑफ बोलेंगे, जो सरफेस के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है उसको सब सरफेस रन ऑफ बोलेंगे, जो ग्राउंड पे वाटर फ्लो करता है उसको ग्राउंड वाटर रन ऑफ बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। जो टोटल रन ऑफ रहता है, तो टोटल रन ऑफ रहता है वो हमारे पास रहता है, जैसे कि सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ, ग्राउंड वाटर रन ऑफ, ये सारा मिला के टोटल रन ऑफ हमारे पास बनता है। ठीक है, तो ये जो टोटल रन ऑफ जो रहता है ये जो स्ट्रीम चैनल्स में चले जाता है। ठीक है, स्ट्रीम चैनल्स के थ्रू रिवर्स वगैरह में चले जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा प्रेसिपिटेशन का। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आगे के जो पॉइंट है, आगे के जो भी प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में जो भी मैं लेक्चर डाल सकूं उसकी आपको अपडेट आपके मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।